और वेदांती सर अक्षय सर की क्लास होगी? हैं? अक्षय सर की क्लास आज? यार उनको मलेरिया हो गया है। सर ने बताया तो उनकी तबीयत सही नहीं है, इसलिए मैं पूछ रहा था कि अब सही है कि नहीं अब वो तबीयत। मलेरिया से कब सही होंगे ना, वो सैटरडे तक तो बोल रहे थे कि ठीक हो जाना चाहिए तबीयत। आज कौन सा दिन है? अब तो सर फ्राइडे है, फिर तो सर अगर फ्राइडे। मंडे को ही होगी, अगर होगी भी तो आज तो नहीं होगी। तो चलो बजाओ जरा अभी। हम पिछली क्लास में क्या पढ़ रहे थे? अच्छा देवांश नहीं आया भैया। सर आपने कल क्लास ली थी? अच्छा सर तुम, आपने रिकॉर्डिंग शेयर नहीं करी? अच्छा हाँ भेज देंगे। अच्छा तुम जो है कल नहीं थे क्लास में, फिर कौन था कल? देव, मैं तो नहीं था कल। सर मैं था। अच्छा तुम थे। हाँ तो वेदांती यस सर। खाना खा के बैठी हो ना? यस सर। ठीक है, बीच में भूख तो नहीं लगाएगी? नो सर। चलो तो आज हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं पावर के बारे में, है ना। आखिरी चीज़ बची हुई है इसमें, वो है तो थोड़ा पावर। सा आइडिया दे दो, आपने कल क्या बताया था? वो उसको मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा ना। ठीक है, पावर एक सर, नई कल चीज़। तो वैसे डाउट्स हुए थे ना, स्पीड के डाउट्स। डाउट्स और थोड़ी प्रैक्टिस की थी हमने क्वेश्चंस की। मतलब सर कोई नई चीज तो नहीं बताई ना, जैसे नहीं, आप अरे रिकॉर्डिंग भेज दूंगा भाई मैं ना। ठीक है, तो चलो पावर पर आ जाते हैं हम जल्दी से। पावर का फॉर्मूला होता है, पावर की डेफिनेशन होती है रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। रेट ऑफ डूइंग वर्क से मतलब है, अब इसमें पावर में केवल काम नहीं हो रहा है, पावर का मतलब है काम कितनी तेजी से हो रहा है, हाउ फास्ट वर्क इज बीइंग डन, दैट इज कॉल्ड पावर। पावर। ठीक है, मतलब एक आदमी वही काम करता है 1 घंटे में, एक आदमी वही काम करता है आधा घंटे में, एक आदमी वही काम करता है 10 मिनट में। तो इन तीनों ने वर्क तो सेम किया है, लेकिन तीनों ने वर्क अलग अलग टाइम में किया है। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क तीनों का कैसा है, अलग अलग है। तो जिसने जल्दी काम खत्म कर लिया है उसकी पावर ज़्यादा है। तो ये होता है पावर। पावर दो तरह की हम डिफाइन करते हैं, एक होती है एवरेज पावर और एक होती है इंस्टेंटेनियस पावर। तो एवरेज पावर को हम लिखते हैं टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। वर्क डन को अगर मैं लिख दूं डेल्टा डब्ल्यू और टाइम को लिख दूं डेल्टा टी, तो ये पावर हो जाएगी डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा टी के बराबर। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की टर्म्स में? एफ डेल्टा टी, सॉरी डेल्टा एक्स। तो अगर मैंने वर्क को लिख दिया एफ डॉट डेल्टा एक्स और नीचे डेल्टा टी लिखा हुआ है, अब मैं थोड़ा इसको सेपरेट कर देता हूँ, तो एफ डॉट डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। तो एवरेज पावर हो जाएगी एफ डॉट डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या हो जाएगा, वेलोसिटी। और ये कौन सी वेलोसिटी होगी? सर एवरेज। एवरेज। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो पावर के दो तरीके हो गए, दो फॉर्मूले हो गए एवरेज पावर निकालने के। एवरेज पावर आप या तो कैसे निकालोगे, या तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे, दोबारा लिख देता हूँ। एवरेज पावर कैलकुलेट करने के दो फॉर्मूले आपके पास हो गए हैं, एक तो है डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा टी और एफ डॉट वी एवरेज। ठीक है, फोर्स और एवरेज वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट, फोर्स और एवरेज वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट लोगे तो इससे भी पावर आ जाएगी। समझो इसको, इसमें कोई चीज़ पूछना है तो बोलो। नहीं सर, आ गया सर। वेदांती नो सर, नो डर। तो ये आ गई एवरेज पावर। इसके बाद दूसरी चीज़ हम डिफाइन करते हैं, वो कहलाती है इंस्टेंटेनियस पावर। सर पावर भी दो टाइप की होती है। हाँ, तुम इतनी असंतुष्ट क्यों हो जाती हो किसी भी चीज़ से? सर क्योंकि मेरे को ये जो नहीं, मुझे मालूम है तुमको ये लगता है कि अब ये भी पढ़ना पड़ेगा। नहीं सर, ये जो इंस्टेंटेनियस है ना, ये बड़ी दिक्कत देता है। क्यों? पता नहीं सर, बाकी चीज़ों में भी जैसे इंस्टेंटेनियस था तो वो भी प्रॉब्लम।
तो इंस्टेंटेनियस पावर को हम लिखते हैं पावर इंस्टेंटेनियस इक्वल टू dW/dt। ये इंस्टेंटेनियस पावर होगी। इसमें क्या करना होगा, वर्क निकालना होगा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। इसमें वर्क निकालना होगा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम और उसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे वर्क को, तो फिर आ जाएगी पावर। तो जो पावर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आएगी उसको हम क्या कहेंगे, इंस्टेंटेनियस पावर कहेंगे। समझ में आया? और इसको भी हम एक और तरह से लिख सकते हैं, dt ऑफ वर्क की डेफिनेशन को अगर मैं लिखूं यहाँ पे F.dx कर देता हूँ तो ये हो जाएगा इंस्टेंटेनियस पावर इक्वल टू F.dx/dt और इंस्टेंटेनियस पावर हो जाएगी F.dx/dt। कितना हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। यस सर। तो इंस्टेंटेनियस पावर का भी फार्मूला, दो फार्मूले में से हम कोई सा भी यूज़ करेंगे इंस्टेंटेनियस पावर के लिए, या तो dW/dt यूज़ करेंगे या हम यूज़ करेंगे F.इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, तो ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। तो वेदांती इसमें कहाँ डाउट आया बताओ? ये तो इजीली समझ में आ गया होगा सारा कुछ। अच्छा चलो अब आ जाते हैं क्वेश्चन पर। हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे इसके एग्जाम्पल लेते हैं। अच्छा पहले मैं तुम्हें कुछ चीज़ और थोड़ा सा लिखवा दूं, तुम नोट कर लो। पावर का जो फार्मूला आया है अभी, वो फार्मूला हमने पढ़ा P = F.V। तो ये डॉट प्रोडक्ट है फोर्स और वेलोसिटी का। पावर इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। ये फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट है, इसलिए स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन नहीं होती, स्केलर क्वांटिटी है। अच्छा एक चीज़ और है कि अगर दो वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर हों, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट कितना होता है वेदांती? दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट कितना आता है वेदांती? कहाँ का है वो भाई, सुन नहीं रही क्या वेदांती? आवाज़ नहीं आ रही वेदांती, क्या आप कह रही हो तुम? माइक्रोफोन सही करो। तो दो वेक्टर अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट कितना होता है? 0 होता है। ये पढ़ लिया ना तुमने वेक्टर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट में? यस सर। ऐसा पढ़ लिया। हाँ, तो इसलिए इफ एनी फोर्स इज परपेंडिकुलर टू velocity, then power delivered by that force is 0. Then power delivered by that force is 0. उस फोर्स ने जो पावर डिलीवर की उसकी पावर डिलीवरी कैसी आएगी? 0 आएगी। अगर कोई भी फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर है वेलोसिटी के तो उसकी पावर डिलीवर्ड कितनी होती है? 0। समझ में आया? पावर डिलीवर्ड बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज 0। ऐसा क्यों होगा? सर सेंट्रीपिटल फोर्स परपेंडिकुलर होगा किसके? सर वेलोसिटी के। हाँ, होगा नहीं, होगा नहीं, ये बोलो कि होता है। Centripetal force is always perpendicular to velocity, therefore power delivered by centripetal force is 0। ठीक है? यस सर। अच्छा पावर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है? यस सर। क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है तो पॉजिटिव भी आ सकता है नेगेटिव भी आ सकता है। तो पावर में बी पॉजिटिव इट मे बी नेगेटिव, और ये नेगेटिव भी हो सकती है। पावर पॉजिटिव भी होती है नेगेटिव भी होती है। पावर 0 हो सकती है? बिल्कुल, अरे अभी लिखवाया ना। अच्छा हाँ सर, सॉरी। अगर फोर्स और ये परपेंडिकुलर होंगे
तो पावर ज़ीरो आएगी, या वेलोसिटी ज़ीरो है तो पावर ज़ीरो है, फोर्स ज़ीरो है तो पावर ज़ीरो है। अगर फोर्स और वेलोसिटी ज़ीरो नहीं है लेकिन परपेंडिकुलर है तो भी ऐसे फोर्स की पावर ज़ीरो होती है। ठीक है। Yes. अच्छा, अगर फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, इफ फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी implies that power by force is zero। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। इसका मतलब ये भी होता है कि वर्क डन बाय फोर्स इज ज़ीरो। ये तो खैर मैं पहले बता चुका हूँ तुमको, वर्क डन बाय दिस फोर्स इज ज़ीरो। ठीक है, वर्क डन इससे फोर्स की वजह से ज़ीरो होगा। इसके अलावा पावर की जो यूनिट होती है, एसआई यूनिट ऑफ पावर इज वॉट। एसआई यूनिट ऑफ पावर इज वॉट। ठीक है। इसका मतलब ये होता है, जैसे पावर की हमने डेफिनेशन पढ़ी, P इज इक्वल टू W अपॉन टी। तो मैं वर्क की यूनिट क्या होती है वेदांती? वर्क की जूल, और टाइम की सेकंड। तो हम यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं 1 वॉट क्या हुआ। 1 वॉट इक्वल टू 1 जूल डिवाइडेड बाई 1 सेकेंड। तो उसको डेफिनेशन में हम कैसे बोलेंगे? अगर मैं इसको डिफाइन करना चाहूँ 1 वॉट को, तो मैं कैसे डिफाइन करूँगा? मैं इसको ऐसे डिफाइन करूँगा कि अगर कोई फोर्स 1 सेकेंड में 1 जूल वर्क करता है, if a force is doing 1 joule work in 1 second, then power of that force is 1 watt। क्यों वेदांती, समझ में आया? Yes. हाँ, बोल के बताओ। मान लो स्कूल में लिखने आ गया तो कैसे लिखोगे? Sir, when if any force does 1 joule work in 1 second, then it is called 1 watt. Then power delivered by the force is 1 watt। ये कुछ छोटी छोटी सी बातें हैं इसके बारे में, तो इनको हम याद रखेंगे। इसके अलावा मेरा मन कर रहा है तो मैं थोड़ी सी एक और अच्छा पॉइंट में लिखवा दूँ। इफ़ पावर डिलीवर्ड बाय फोर्स, या लिखो इफ़ फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, देन पार्टिकल will move along a curved path and not along a straight line। कर्व्ड पाथ पे मूव करेगा, स्ट्रेट पाथ पे मूव नहीं कर सकता। इसका रीज़न क्या है बताओ? किसी को क्लिक कर रहा है? ऐसा क्यों कहेंगे हम? बोलो, ऐसा क्यों होना होगा? सोचो। देखो, रीज़न ये है कि अगर अब थोड़ा रिलेशन थोड़ा लंबा जाएगा यहाँ से। अगर फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, समझते जाना, तो सर फोर्स ऊपर लग रहा है और वेलोसिटी राइट की तरफ है। अरे ऊपर राइट नहीं, रुक जरा। फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, इसका मतलब ये हुआ पावर ज़ीरो। इसका मतलब ये भी हुआ कि इसने वर्क भी नहीं किया। वर्क ज़ीरो, तो वर्क एनर्जी थ्योरम से ये कह सकते हैं कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो। इतनी सारी चीज़ें हुई इसमें। ये सारी चीज़ें समझ में आएगी नहीं? अगर फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है तो पावर डिलीवर की ज़ीरो, वर्क डन फोर्स ने किया ज़ीरो। अगर वर्क ज़ीरो किया तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो। वेदांती, ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कैसे ज़ीरो लिख दिया मैंने? किस बेसिस पर? आवाज़ नहीं आ रही है लड़की की आज, फिर इसने माइक्रोफोन ख़राब कर लिया है अपना। सर नहीं पता। वर्क एनर्जी थ्योरम का स्टेटमेंट बोलो वेदांती जल्दी से। स्टेटमेंट क्या है वर्क एनर्जी थ्योरम का? वेदांती, वर्क एनर्जी थ्योरम का स्टेटमेंट।
क्या है? आवाज़ नहीं आ रही वेदांती तुम्हारी यार। हाँ चलो मधुर तुम बताओ क्या स्टेटमेंट है? सर क्या? वर्क एनर्जी थ्योरम का सर मुझे सर स्टेटमेंट नहीं यार, लेकिन सर मैं समझा सकता हूँ। नहीं रुक, स्टेटमेंट बोलो। वेदांती तुम बताओ। Sir, work done by all the Forces equal to zero. Change in kinetic energy. इक्वल टू जीरो नहीं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो अगर वर्क डन जीरो है यहाँ पर, ये जो मैंने लिखा फोर्स का, तो अगर फोर्स का वर्क डन जीरो है तो वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं कर पाएगा ना। Yes, sir. Yes. समेशन W इक्वल टू डेल्टा के ये होता है। अगर वर्क डन जीरो है तो डेल्टा के भी तो जीरो हो गया। Yes. अच्छा, अब काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं हुआ मतलब क्या चीज़ कांस्टेंट है? अगर काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है वेलोसिटी। यस सर। देन क्या चीज़ कांस्टेंट है? वेलोसिटी। सर वेलोसिटी। नहीं, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। क्या कांस्टेंट है? अगर काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है तो क्या कांस्टेंट है? सर वेलोसिटी तो होगा हाफ एम वी सर वेलोसिटी तो होगा। वेलोसिटी नहीं है कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट होती है। अच्छा। हाँ सर समझिए। समझ नहीं गए? तुम गलती करते हो। तुमको लिखवाया था कि काइनेटिक एनर्जी में वी नहीं स्पीड होता है। हाँ सर वो भूल ही आ रहा था। तो स्पीड कांस्टेंट है। ये समझ में आया इतना यहाँ तक? Yes. अच्छा, तो अब मुझे ना ऐसे नहीं बोल के बताओ। ये कहानी की शुरुआत हुई फोर्स इज परपेंडिकुलर वेलोसिटी, तो वहाँ से क्या क्या होता गया? Sir, when force is perpendicular to velocity, then power is equals to zero. Because power is zero, so work done is zero. If work done is zero, then change in kinetic energy is zero because of the work theorem. यहाँ अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, इफ Work वर्क energy theorem. काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट, Yes, sir. Then speed is also constant. इसका मतलब स्पीड कांस्टेंट। अब ये बताओ कि अगर किसी चीज़ पे फोर्स लग रहा है, ठीक है, और सब कुछ कांस्टेंट ही है, तो फिर वो फोर्स के नाम पे तो कलंक हुआ ना। उसने करा क्या आखिर? फिर फोर्स कर क्या रहा है? अगर फोर्स लग रहा है तो भाई उसे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो फिर फोर्स का आएगा। तो क्या कर रहा होगा फोर्स? क्या कर रहा होगा फोर्स? बताओ क्या कर रहा होगा? कुछ नहीं कर रहा हूँ। नहीं, कुछ तो करता फोर्स को है। ऊपर की तरफ खींच रहा होगा ना। नहीं, ये ऊपर नीचे दाएं बाएं कहाँ से आ गया यार? कोई डायरेक्शन बताइए कि हमने कि फोर्स किधर लगा हुआ है। ये सर मान रहे हैं अगर परपेंडिकुलर है तो फोर्स अपना एक काम तो कर रहा होगा। अब उसके हाथ में एक ही काम है, फोर्स लगाए तो एक्सेलरेशन जरूर होगा। यस सर। लेकिन एक्सेलरेशन होता है तो फिर स्पीड भी चेंज होती है। तो यहाँ पे तो स्पीड चेंज नहीं हो रही, तो फिर एक्सेलरेशन कैसा एक्सेलरेशन है ये? फिर कैसा एक्सेलरेशन है ये? ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। तो फोर्स केवल एक काम कर रहा है यहाँ पर, वो वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज कर रहा है, ठीक है। implies that force is changing in direction of velocity only। ये समझ आया कि नहीं? सर आ गया। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ओनली, यानी कि फोर्स से कुछ ज़्यादा करते तो नहीं बन रहा है। तो वो केवल क्या करेगा, अगर किसी पार्टिकल पर ऐसा फोर्स लगा हुआ है जो कि उसकी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर रहता है हमेशा, तो ऐसा फोर्स क्या करेगा, उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज करेगा, बस। स्पीड चेंज नहीं करेगा, ध्यान रखना। और अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी तो पार्टिकल कैसे पाथ पे चलेगा? सर्कुलर। हाँ, सर्कुलर पर भी चलेगा, लेकिन सर्कुलर पाथ पे तब चलेगा जब फोर्स मैग्नीट्यूड में कांस्टेंट हो, ठीक है। यस सर। और अगर मैग्नीट्यूड में कांस्टेंट नहीं है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी, तो फिर उसका पाथ स्ट्रेट लाइन तो नहीं होगा, लेकिन वो सर्कल भी हो सकता है, एलिप्स भी हो सकता है, पैराबोला भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। तो तुम्हें समझ में आया कि फोर्स अगर परपेंडिकुलर है वेलोसिटी के, तो पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पाथ पर नहीं जाएगा। नहीं चलेगा।
वेदांती ये समझ में आया? Yes. तो चलो अब इसकी थ्योरी हो गई कंप्लीट। अब मैं लेता हूँ कोई एक एग्जाम्पल। अब सर क्वेश्चंस देंगे। हाँ एग्जाम्पल लेते हैं अब हम इसके। तो एग्जाम्पल के लिए सबसे पहला सबसे बढ़िया सा, ना डिफ़िकल्ट ना बहुत ही इजी एक एग्जाम्पल लेते हैं, और इसमें मैंने बनाई एक वेज, और इस वेज के ऊपर रख देते हैं हम एक छोटी सी बॉल की बॉल रख देते हैं। ये बॉल रख दी मैंने यहाँ पर। बॉल मत रखो, नहीं तो तुम सोचोगे कि रोल करने लगी है। तो मैं एक ब्लॉक ही रखता हूँ छोटा सा। ये ब्लॉक का साइज़ इतना छोटा है कि इसको हम मान सकते हैं कि ये क्या है, पार्टिकल। इट कैन बी ट्रीटेड लाइक ए पार्टिकल। ठीक है, सर वो तो छोटा हो बड़ा हो, पार्टिकल तो पार्टिकल है। नहीं, पार्टिकल का मतलब ये होता है कि उसका पहले ही बता चुका हूं, तुम भूल जाते हो बिल्कुल कि पार्टिकल ऐसा मास होता है जिसका डायमेंशन नहीं है। हर किसी चीज़ को पार्टिकल नहीं कहते, रॉड को पार्टिकल नहीं कहते। पार्टिकल ऐसा मास जिसकी डायमेंशन कैसी है, डायमेंशन लेस है, डायमेंशन नेग्लिजिबल है, उसकी डायमेंशन है ही नहीं। तो ये पार्टिकल एक्चुअल में एग्जिस्ट करता नहीं है, ये जो कॉन्सेप्ट के लेवल पर ही होता है। एक्चुअल में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसमें मास हो और डायमेंशन ना हो। तो ये बना लिया हमने एक इंक्लाइन प्लेन। इस इंक्लाइन प्लेन पर एक फिक्स्ड वेज रखी हुई है, और ये हम मान लेते हैं एंगल कितना है, थीटा के बराबर है। ठीक है, और तुम्हारी सिंप्लिसिटी के लिए कैलकुलेशन थोड़ा सिंपल रहे तो उसके लिए मैं मान लेता हूँ कि ये जो इंक्लाइन प्लेन की जो ये लेंथ है यहाँ तक की, पहले मैं वर्टिकल हाइट देता था तो h/sin थीटा तुम्हें निकालनी पड़ती थी। तो अभी मैं चलो आज तुमको थोड़ा सा सिंपल दे देता हूँ इसमें। ये सर आज आपको हम पे दया आ गई। हाँ, आज दशहरे का दिन है ना, तो हमने कहा चलो आज तुमको थोड़ा सा कैलकुलेशन कम करवाते हैं। तो ये है L के बराबर और ये है मास। तो हमको ये बताना है कि पार्टिकल को हमने रिलीज़ किया पॉइंट A से और ये पहुंच गया पॉइंट B पर। ठीक है, तो आपको निकालना है फाइंड एवरेज पावर डिलीवर्ड बाय नंबर 1 नॉर्मल फोर्स, नंबर 2 ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, इसके बाद हम निकालेंगे इंस्टेंटेनियस पावर। फाइंड इंस्टेंटेनियस पावर डिलीवर्ड बाय नंबर 3 नॉर्मल फोर्स एंड नंबर 4 ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो हम फर्स्ट पार्ट करते हैं इसका सॉल्व, जिसमें कि हमको एवरेज पावर निकालनी है। एवरेज पावर, तो पार्ट 1। तो जब ये ब्लॉक मूव करेगा तो उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। इसमें कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे ब्लॉक पर? सर mg और सर एक रिएक्शन नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा ऊपर की साइड। यस सर, और कंपोनेंट होगा सर अगर फ्रिक्शन होगा तो फ्रिक्शन क्यों होगा? सर पूछ रहा हूँ सर। यहाँ पर नहीं, ऑल सर्फ देयर इज नो फ्रिक्शन, ऑल सरफेसेस आर स्मूथ। सभी स्मूथ हैं। और वेज कैसी है? फिक्स्ड है। ये वेज जो है ये है फिक्स्ड। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तुम तो एक mg लगेगा और एक नॉर्मल लग रहा होगा यहाँ पर। इसके कंपोनेंट कर दोगे तो ये कंपोनेंट तो अब तुमको रट गए होंगे। ये कितना हो जाएगा? mg sin थीटा और यहाँ होगा mg cos थीटा के बराबर। ठीक है, तो नॉर्मल रिएक्शन का कितना हो जाएगा बताओ? पावर डिलीवर्ड बाय नॉर्मल रिएक्शन कितनी आएगी? तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कितनी है? हम इसको ऐसे लिखेंगे n, मतलब दो तरीके हैं इसको निकालने के। या तो n डॉट एवरेज वेलोसिटी कर दो,
या फिर W/T वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन अपॉन टाइम से हम डिवाइड कर दें, ठीक है, सर 0 हो जाएगा ना? W/T कर दें। तो चलो W/T से निकालते हैं, तो ये 0 आएगा। 0 क्यों आएगा वेदांती? सर क्योंकि वो मूव नहीं कर रहा। अरे मूव हो रहा है, बिकॉज नॉर्मल फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, और नॉर्मल के बीच में नॉर्मल फोर्स और इसका डिस्प्लेसमेंट कितना था? L था। ये नॉर्मल फोर्स और L ये कैसे हैं? परपेंडिकुलर हैं। यस सर। ये है परपेंडिकुलर, तो इसलिए वर्क डन कितना आएगा इसका? 0। तो पावर डिलीवर्ड भी 0 है। वेदांती नहीं समझ में आया ये? आ गया सर। अच्छा, अगर वेलोसिटी देखो तो वो भी परपेंडिकुलर है। नॉर्मल रिएक्शन और वेलोसिटी ये भी कैसे आएंगी? परपेंडिकुलर ही आएंगे। तो अगर तुम फोर्स और वेलोसिटी के डॉट प्रोडक्ट से निकालो तो उससे भी कितना आएगा? ये 0 आएगा। यहाँ पर ब्लॉक जब मूव करेगा तो ऐसे मूव करेगा ना, इधर ऐसे, तो इसकी एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन तो डाउन द इंक्लाइन प्लेन है और नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन है। देयरफॉर दीज टू आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर एंड पावर डिलीवर्ड बाय नॉर्मल रिएक्शन इज 0, राइट? ठीक है। यस सर। अब किसका निकालना है? mg का। इसको हम दो तरीके से निकालते हैं। पहले हम निकालते हैं वर्क डन से और फिर निकालेंगे हम डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी से। तो पहले तो ये बताओ कि वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा? जब ये A टू B मूव करता है तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स कितना हो जाएगा? सर mg sin थीटा into L। वेदांती तुम बताओ। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा? mg sin थीटा। mg sin थीटा तो बेटा केवल फोर्स हुआ, वर्क थोड़े हुआ। बाय L। देखो पूरा फॉर्मूला याद करो, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है। तो फिर हम लिख देते हैं मॉडुलस ऑफ F, मॉडुलस ऑफ डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस। अब थीटा की जगह फिर मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे एंगल अल्फा, क्योंकि यहाँ पे थीटा ऑलरेडी हमने लिया हुआ है। तो यहाँ पे हम किसका वर्क निकाल रहे हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स का। तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमने लिखा mg, ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? L। ग्रेविटेशनल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना है? सर 0। ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वर्टिकली अच्छा डाउनवर्ड। ग्रेविटेशनल का तो हम लोग वाला कंपोनेंट ले सकते हैं ना? हाँ, पहले मैं बेसिक चीज़ बता दूँ, इसके बाद mg का जो कंपोनेंट mg और डिस्प्लेसमेंट तो इधर हो रहा है, तो इनके बीच में एंगल कितना है? सर थीटा। ये एंगल है यहाँ। डिस्प्लेसमेंट तो इधर हो रहा है ना, ये जो डायरेक्शन है ना डिस्प्लेसमेंट की। यस सर। नहीं समझे? यस सर। यस सर। mg इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ है, तो एंगल तो ये वाला आएगा ना, ये इधर का। कितना एंगल है ये? 90 माइनस थीटा। वेदांती कितना एंगल है ये? 90 माइनस थीटा। हाँ बेटा, तो ये 90 माइनस थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा, तो हो जाएगा mg L cos 90 माइनस थीटा। 90 चलो माइनस। sin थीटा हो जाएगा। तो अब ये हुआ mg L sin थीटा। एक तो ये तरीका है। दूसरा, अगर तुमको याद हो तो पहली क्लास में मैंने कम से कम 1 घंटा तुमको ये समझाया था कि हम फोर्स को रिजॉल्व कर लेते हैं दो कंपोनेंट में। एक वो कंपोनेंट लेते हैं जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में हो और एक वो जो डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर हो। तो वर्क डन केवल उसी कंपोनेंट की वजह से आएगा जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है। तो वो चीज़ देख के तुम डायरेक्ट लिख सकते थे कि mg sin थीटा देखो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है और mg cos थीटा डिस्प्लेसमेंट की परपेंडिकुलर है। तो डायरेक्ट वर्क लिखा जा सकता है mg sin थीटा इंटू L। यस सर। mg sin थीटा फोर्स लग रहा है और इसकी डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट हुआ है L, तो वर्क हो गया mg L। और जो mg cos थीटा ये परपेंडिकुलर है, तो इसका वर्क डन आएगा। सर नहीं समझे? तो ये तो वर्क डन आ गया। अब इसको टाइम कितना लगा A से B आने में, ये कैलकुलेट करके बताओ जरा। टाइम टेकन बाय ब्लॉक
टू मूव फ्रॉम ए टू बी। कैलकुलेट करो कितना टाइम आएगा। कैलकुलेशन करके बताओ भाई। ये तो √2l डिवाइड बाय g sin थीटा आ रही है। वेदांती तुमने निकाला टाइम? वेदांती ट्राई तो कर। कैसे करेंगे बताओ? बहुत है, कई बार क्वेश्चन कर सकें। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? l इनिशियल वेलोसिटी 0 है। एक्सेलरेशन कितना है? सर g sin थीटा। एक्सेलरेशन आएगा g sin थीटा इसका यहाँ पर, और टी स्क्वायर। तो t इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 2l अपॉन g sin थीटा। ये टाइम हुआ, ठीक है। वेदांती समझ गई हो ये? यस। अच्छा, अब हमको कैलकुलेट करना है इसमें पावर डिलीवर्ड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अब क्या करें, आगे की प्रोसेस बताओ। अब काम की चीज़ें तो सारी निकाल ली हमने, अब क्या करेंगे बोलो? सर वर्क डन डिवाइड बाय टाइम। बस, तो वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम कर दो तो पावर निकल आएगी। तो जगह बनाते हैं और इसको हम यहाँ से हटाते हैं। तो अब आ जाएगी एवरेज पावर, टोटल वर्क डन। तो टोटल वर्क डन था mg/l sin थीटा, और टोटल टाइम लगा है अंडर रूट 2l, और अंडर रूट g sin थीटा को हम भेज देते हैं ऊपर। ये आएगी एवरेज पावर, ठीक है। यस सर, इतनी आ रही है। और दूसरा तरीका था इसका, सेकंड मेथड। वो था कि हम इसकी एवरेज वेलोसिटी निकाल लेते, ठीक है, और एफ डॉट वी का डॉट प्रोडक्ट करते। तो यहाँ पर पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है सर? 0। और फाइनल? सर वो निकालनी है। कैसे निकाल सकते हैं? सर v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2a। हाँ, तो इससे निकाल सकते हैं फाइनल वेलोसिटी अगर है तो v स्क्वायर इक्वल टू इनिशियल 0 प्लस 2, एक्सेलरेशन है g साइन थीटा और डिस्प्लेसमेंट है l। तो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी अंडर रूट 2gl साइन थीटा। मैंने तुमको एक चीज़ लिखवाई थी काइनेमेटिक्स पढ़ाते समय कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है क्या?
एवरेज वेलोसिटी का जनरल फार्मूला क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। यस सर। लेकिन अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो एवरेज वेलोसिटी निकालने का क्या तरीका बताया था? एक और सिंपल सा, वो होता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी कितनी आ जाएगी? 0 प्लस √2gl साइन थीटा बाई 2। ये एवरेज वेलोसिटी आ गई। ठीक है, ये एवरेज वेलोसिटी जाती है इसकी। यस। तो अब हम इसमें, हाँ बोलो सर पूरी स्क्रीन में देखो। क्या? अच्छा, अरे सॉरी, मैं बीच में आ गया, रुक जाओ, अभी गायब करता हूँ। ये लो, ठीक है। यस सर। तुमको ये याद नहीं होगा वैसे कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो एवरेज वेलोसिटी निकालने का तरीका बहुत ही सिंपल सा होता है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। तो मैंने एवरेज वेलोसिटी भी निकाल दी। अब मैं एवरेज पावर निकालूंगा किस फार्मूले से? पी एवरेज इक्वल टू एफ डॉट वी एवरेज। तो यहाँ पर एफ कितना है? एम जी है। एवरेज वेलोसिटी कितनी आई? √2gl sin थीटा डिवाइड बाय 2। हाँ, लेकिन एंगल कितना है फोर्स और वेलोसिटी के बीच में? सर cos 90 माइनस थीटा। cos 90 माइनस थीटा हो जाएगा, जैसे पहले आया था। वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर है और एम जी नीचे है, तो ये एंगल जो आएगा वो एंगल आएगा, ये एम जी लग रहा है और ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है, तो एंगल है 90 माइनस थीटा एम जी के और वेलोसिटी के बीच में। समझ गए? यस सर। अच्छा, अब इसको सिंप्लीफाई कर लो तो जितना पहले आया था उतना ही अब आ जाएगा। एम जी कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो गया और √2gl साइन थीटा बाई 2। तो जितना पहले आया था उतना ही आया कि अलग आया? सर उतना ही है। एल तुमको न्यूमरेटर में दिख रहा होगा ऊपर, तो उसका रीजन ये कि यहाँ रैशनलाइज कर देंगे तो वही इसमें आएगा। नीचे एक एल था, यहाँ पर यहाँ था, ये कैंसिल करोगे तो ऊपर √l आ जाएगा। ठीक है, Yes, sir। नीचे √2 है, ये वाला जो 2 है इस वाले केस में, यहाँ पर 2 है, इससे कैंसिल करोगे नीचे वाला 2 तो √2 हो जाएगा नीचे। तो दोनों आंसर सेम है। ज़्यादा आसान कौन सा है दोनों में से? सेम ही लग रहा है। हाँ, वैसे वेलोसिटी वाला रिलेटिवली इजी होता है। अब हम निकालेंगे इंस्टेंटेनियस पावर। इंस्टेंटेनियस पावर, तो क्वेश्चन जो था जो हमने भी सॉल्व किया, ये बिल्कुल ऐसा नहीं था कि बिल्कुल बहुत ही हल्का क्वेश्चन हो, ठीक ठाक लेवल का क्वेश्चन है ये। अब हमको निकालना है कि इंस्टेंटेनियस पावर कितनी आती है। पावर बाय नॉर्मल रिएक्शन, तो कितनी आएगी? 0 आएगी, क्योंकि ये वेलोसिटी के परपेंडिकुलर रहता है। तो इंस्टेंटेनियस पावर में निकालता हूँ ग्रेविटेशनल फोर्स की। इंस्टेंटेनियस पावर बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। तो उसके लिए तुम्हें क्या करना होगा? इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी होगी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो फाइंड वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। निकालो भाई, किससे निकालेंगे हम? v इज इक्वल टू u प्लस AT से। वेदांती सुन रही हो? हाँ, तो बोलो इनिशियल वेलोसिटी कितना लिखूं मैं? ब्लॉक ने जब मूव करना शुरू किया तो इनिशियल वेलोसिटी क्या थी?
0। एक्सेलरेशन सर जी साइन थीटा। g sin थीटा इंटू टी। ठीक, तो ये वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ गई। अब इंस्टेंटेनियस पावर अगर निकालनी है तो मैं लिखूंगा dw बाई dt, या तो ये था, और f डॉट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हम ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये होगा पावर इंस्टेंटेनियस इक्वल टू मॉडुलस ऑफ f हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगा इनटू कॉस। फोर्स और वेलोसिटी के बीच में एंगल कितना आएगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि यहाँ पर फोर्स है कौन सा, बेसिकली मैं लिख देता हूँ, ये फोर्स है mg, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो mg, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितनी है g साइन थीटा इंटू टी, और ये हो जाएगा साइन थीटा। तो कितनी आएगी ये पावर, सर mg स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू टी। हाँ ये आई इंस्टेंटेनियस पावर। तो ये इंस्टेंटेनियस पावर आई। तो इसमें कुछ डाउट हो तो बताओ। नो डाउट सर। वेदांती, यस सर। कहाँ पे डाउट है इसमें? सर हो गया। हाँ समझ लो एक बार, और ठीक से कुछ पूछना हो तो मुझे बताओ। आराम से समझ लो इसको, क्वेश्चन को, मतलब जो भी हम डिस्कशन किया, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। नहीं पूछना ना, चलो तो अब आ जाते हैं हम दिख रहा है कुछ स्क्रीन पर? यस सर। तो चलो भाई E1 सॉल्व कर लो जरा। An elevator of mass 500 kg is to be lifted up at constant velocity of 0.4 meter per second. What should be the minimum horsepower of the motor to be used? वन हॉर्स पावर दिया है 750 वॉट के बराबर होता है। इसको याद भी कर लेना तुम, रिलेशन हॉर्स पावर में और वॉट में। बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई डिफिकल्टी नहीं है इसमें, ठीक है। सर तो सर W/T के फॉर्मूले से निकाल सकते हैं ना, डेल्टा W/T। अरे भाई मेरे, जब उसमें वेलोसिटी दी है तो वेलोसिटी का यूज़ करो ना। मास 500 kg है, वेलोसिटी दी हुई है, तो क्या दिक्कत है, वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाओ। व्हाट शुड बी द मिनिमम हॉर्स पावर, तो पहले तो पावर निकालो कितनी आएगी। फॉर्मूला क्या यूज़ करोगे, F डॉट वी। तो F की जगह क्या लिखोगे, ग्रेविटेशनल फोर्स इनटू V, और एंगल कितना है फोर्स और वेलोसिटी के बीच में, 0 डिग्री। अच्छा ये जो mg मैंने लिखा है ना, ये एंगल इस mg और v के बीच में 0 क्यों लिख लिया मैंने? सर 0 क्यों होगा सर, 180 नहीं होना चाहिए? नहीं, ये होगा तो 0 ही, लेकिन क्या होगा ये बताओ। देखो ये इसलिए किया बच्चों हमने,
कि जो एलिवेटर है ना उस पर दो फोर्स होंगे, एक तो ऊपर लग रहा होगा F और एक लग रहा होगा नीचे mg। इसमें से बड़ा कौन सा फोर्स है, F की mg? सर दोनों बराबर है, F इक्वल टू mg है। क्यों है? लेकिन वो तो ऊपर जा रहा है ना, क्योंकि वेलोसिटी कैसी है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट है। यस सर। इसका मतलब है कि बराबर है। हमसे उन्होंने ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क नहीं पूछा है, उन्होंने ये पूछा है कि लिफ्ट को ऊपर ले जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा। तो बेसिकली किस फोर्स के अगेंस्ट में वर्क करना होगा हमको, ग्रेविटेशनल फोर्स के ही। तो हम निकाल वर्क इसका रहे, इस वाले फोर्स F का। समझ में आया? यस सर। हम वर्क इसका निकाल रहे हैं, इस वाले फोर्स का, लेकिन इस वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड तो mg के ही बराबर है। क्यों है बराबर? अच्छा सर, मैग्नीट्यूड हमने mg के बराबर ले रखा है और डायरेक्शन फोर्स की ले रखी है। क्योंकि इस फोर्स का मैग्नीट्यूड भी इसी के ही बराबर है। यस सर। लेकिन वर्क हम इसका निकाल रहे हैं, हमें कितना करना पड़ेगा ऊपर। वेदांती समझ में आई बात कि नहीं? वो वेदांती, ये लड़की आज फिर कुछ गड़बड़ कर रही है। वेदांती जल्दी बोलो। यस सर। क्या यस सर? क्यों लिया हमने 0 डिग्री, एक्सप्लेन करो। अच्छा, ये देवांश और अनुष्या आ गए, अभी अभी मेरा नज़र स्क्रीन पे गई। हाँ, क्यों लिया वेदांती बताओ। सर क्योंकि वो फोर्सेस जो हैं, हम पावर किस फोर्स की निकाल रहे हैं? सर तो ऊपर वाला फोर्स है। हाँ, एक्सटर्नल फोर्स, क्योंकि एलिवेटर को पुल करने वाले फोर्स की निकालना है। तो एलिवेटर को जब हम ऊपर पुल करेंगे भाई, तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा, लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी से पुल कर रहे हैं, इसलिए दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। सेम। लेकिन हम पावर इसी की निकाल रहे हैं, F की। तो फोर्स और वेलोसिटी के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री है। समझ गए? करो कैलकुलेशन, अब जल्दी से कैलकुलेशन करके बताओ। नहीं आ रहा, ये कैसे हो सकता है? नहीं सर, मैंने अभी ज्वाइन। अच्छा, सर 1.6 कुछ हॉर्स पावर आएगा। हाँ, तो m की वैल्यू थी 500, g 10 था, तो ये 5000 हो गया। वेलोसिटी कितनी है? 0.4। सर 0.4 तो कितना आया सॉल्व करके ये डॉट प्रोडक्ट? सर 2000। तो तुम 1 पॉइंट क्यों बोल रहे हो कुछ? सर तो HP में कन्वर्ट करेंगे ना। अच्छा, 750 से डिवाइड करके। तो ये हो गया 2000। ये किस में आया? 2000 वॉट्स। ये 2000 वॉट्स आ गए। तो हॉर्स पावर में चाहिए हमको, तो 750 वॉट किसके बराबर होता है? 1 हॉर्स पावर। तो इसलिए 1 वॉट किसके बराबर होगा? 1/750 हॉर्स पावर। इसलिए 2000 सर 2000/750 2000/750 हॉर्स पावर। करो सॉल्व, जल्दी बताओ आंसर आ रहा है कि नहीं। सर 1.66 आ रहा है। तो 25 से कैंसिल कर देंगे, तो 8 बाई कितना हो जाएगा ये? नहीं सर, मेरा तो 2.68 सर 2.68 आएगा। तो 8/3 आ रहा है। अब आंसर इसमें है, देख लेते हैं कितना दिया है E1 का। सर 2.67 आएगा फाइनल आंसर। तुम्हारे पास शीट है ना तुम लोगों के पास, इसकी चेक करो कितना आ रहा है। हाँ, 8/3 ये दिया हुआ है। हो गया, मत चेक करो, ये देख लो 8/3 HP है ना, इतना ही दिया है। ठीक है, अरे बोलो भाई, सर समझ। 1 मिनट, आप अपनी वीडियो ऑफ कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लूंगा मैं। ठीक है, अभी उसको मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, तुम जल्दी से देखो 8/3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। सारी चीज़ तुमको मिल जाएंगी, पहले जल्दी से जाओ। अब मैं पेज नंबर भूल गया हूँ, कितने पेज पर था यार ये क्वेश्चन? डी और ये ई, ये तो लगता है नेक्स्ट एक्सरसाइज आ गई।
नहीं सर, ई वही था शायद। ये अच्छा, है। ये वाला। चलो अब E2 पर आ जाओ जरा। E2 सॉल्व करो। अच्छा, इसको घर पे सॉल्व करना, ये तो लगभग वैसा ही क्वेश्चन है बिल्कुल। E3 क्या है? ए लेबरर लिफ्ट्स 100 stones to a height of 6 meter in 2 minutes. If mass of each stone to be 1 kilogram, calculate average power। ठीक है, E3 निकालो। E3 करें सभी लोग। अनुष्या, यस सर। तुमने कितनी देर पहले ज्वाइन किया? सर मैंने 24 मिनट्स पहले ज्वाइन किया। अच्छा, तो तुम पावर की डेफिनेशन तुम्हें पता, तुम एवरेज इसका ये कैलकुलेशन करोगे ना क्वेश्चन। ठीक है सर। सर 50 वॉट आएगा आंसर। देखते हैं और बाकी लोगों का आंसर कितना आ रहा है। तो मेरा 50 आ रहा है। सर मेरा 1/15 हॉर्स पावर आ रहा है। अच्छा, और बाकी लोगों के आंसर आने। देवांश, सर मतलब पावर 50 वॉट ही आएगा और उसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो 1/15 हॉर्स पावर। लेकिन सर इसमें तो दिया हुआ ही नहीं है ना कि हॉर्स पावर में निकालनी है, तो इसमें तो वॉट में भी लिख सकते हैं। पावर बिल्कुल इसमें वॉट में ही लिखो, जब तक अलग से ना कहा जाए। हमको ऐसा यूनिट में ही आंसर देना है। सर मुझे लगा हॉर्स पावर में। 100 stones to a height of 6 meter in 2 minutes। तो एक स्टोन को ऊपर ले जाने में उसने कितना वर्क किया? 60 जूल। 1 किलोग्राम का था, तो इस पर फोर्स कितना लग रहा था? mg। mg यानी कि 1g यानी 10 न्यूटन। तो वर्क डन इन लिफ्टिंग 101 स्टोन। वेदांती, एक स्टोन को ऊपर ले जाने में कितना वर्क हुआ? वेदांती, कहाँ गायब हो गई लड़की? वेदांती, अरे यार ये तुम लोग जो है ऑन करके कहीं बाहर घूमने तो नहीं निकल गई वेदांती तुम? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स था mg, mg यानी 10 न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट कितना किया है? 6 मीटर। और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना है? 0। अब बताओ 0 क्यों लिया हमने? क्योंकि सेम डायरेक्शन में हो रहा है। क्योंकि वर्क में लेबर का निकाल रहा हूँ, ग्रेविटेशनल फोर्स का नहीं निकाल रहा। बात समझ में आई? जैसे अभी थोड़ी देर पहले किया था हमने। यस सर। जब वो लेबर उसको उठाएगा ऊपर, तो ऊपर फोर्स लगाएगा ना। Yes, sir.
लेकिन उसको उठाने के लिए अब वो धीरे धीरे लेके जाएगा ऊपर, एक्सेलरेटेड मोशन तो होगा नहीं। तो जब वो ऊपर लेके जाएगा तो जो फोर्स लगाएगा वो स्टोन के वेट के बराबर ही फोर्स लगाएगा, फोर्स स्टोन के वेट के बराबर ही होगा, ठीक है। इसलिए हमने एंगल लिया है किस किस फोर्स के बीच में, ये वाला जो फोर्स जो लेबर ने लगाया था और डिस्प्लेसमेंट ऊपर की डायरेक्शन में था, तो एंगल 0 आएगा। लेबर ने पॉजिटिव वर्क किया कि नेगेटिव? पॉजिटिव। तो कितना वर्क किया उसने? 60 जूल के बराबर। तो ये एक स्टोन को उठाने में वर्क किया है, तो 100 स्टोन का वर्क कितना हो जाएगा? 100 W हो जाएगा, तो यह जाएगा 6000, ठीक है। तो पावर कितनी होगी? पावर होगी टोटल वर्क डन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो कितना टाइम लगा उसको? 2 मिनट। एक को ले जाने में 2 मिनट लगा कि 100 को? 2 into 60 हो गया ना। क्यों भाई, ये 2 मिनट किसका है? एक स्टोन का है कि 100 का? मुझे तो 100 का लग रहा है। ए लेबरर लिफ्ट्स 100 stones to a height of 6 meter in 2 minutes। तो 60 सेकंड्स कितने हुए? 2 मिनट्स यानी कितने सेकंड्स? सर 120। तो 120। तो मैंने ये टाइम से डिवाइड कर दिया, तो ये कितना आया? सर 50। ये उड़ा दिया हमने, 50 आ गया ये, तो 50 वाट। तो पावर डिलीवर्ड बाय द लेबर इज 50 वाट। अब हम चेक कर लेते हैं कि जिसने क्वेश्चन फ्रेम किया, क्या इसने टाइम 2 मिनट का जो टाइम था वो 100 स्टोन को उठाने के ही दिया या फिर? तो आंसर चेक करने के लिए बढ़ते हैं अब हम आगे। तो E3, अरे 1 मिनट ज़रा पेज नंबर याद कर लेना, ये कौन सा पेज नंबर है? ये है 38, ठीक है। और आंसर कितने पेज पर हैं वो भी याद कर लेना। तो हम गए यहाँ, ये है आंसर। दिख गया आंसर? Yes sir, 50 तो इसमें हम वो वाला फॉर्मूला भी तो लगा सकते ना, mg.v cos 0 डिग्री। तो वेलोसिटी निकाल देंगे 6 डिवाइड बाय 120। हाँ, अभी बस थोड़ी देर में अभी बात करते हैं उस बारे में। तो 50 वाट है, यानी कि 100 स्टोन का ही था वो टाइम। और ये पेज नंबर कितना है? आंसर जिस पे हमने देखा ये है 61। तो 38 पे चलना है अपने को। अब 36 आ गया, अब 38 आ गए। हाँ भाई, क्या बोल रहे हो तुम? सर मैं बोल रहा था वो डायरेक्ट वो भी तो कर सकते ना, वो F.V वाला फॉर्मूला। हाँ, असल में तुमने डांट नहीं खाई बहुत देर से ना, इसलिए तुम्हारा मन कर रहा है। सर क्यों? उसकी वेलोसिटी काय को निकालेंगे हम उसमें? किसकी वेलोसिटी निकालोगे तुम? सर दे तो रखा है सर 6 मीटर इन 2 मिनट्स, तो सर उसका वेलोसिटी निकाल देंगे। किसकी वेलोसिटी? सर लेबर की। लेबर ऊपर जा रहा है, लेबर मूव कर रहा है, लेबर की वेलोसिटी। सर स्टोन की। अच्छा, तो कौन से वाले स्टोन की? उसने तो जो है कितने स्टोन उठाए थे? 100। तुम किसकी निकालोगे? तो सर 100 की निकाल देंगे ना साथ में ही। तो 100 की जब निकालोगे तो पास हमें 100 का निकल ही जाएगा, 100 into 10। अबे सुन, तो वो 100 स्टोन उसने कैसे रखे? एक एक करके रखे कि एक साथ 100 उठाए थे? सर एक एक करके। कैसे मालूम? सर 1 किलो के 100 स्टोन सर एक कैसे उठा लेगा सर? सिंपल सी बात है। तो वो तो 2 मिनट में 100 भी नहीं उठा पाएगा फिर तो इसलिए
हमें कुछ नहीं मालूम कि उसने एक स्टोन एक बार में उठा के रखा है, कैसे रखा है, इसलिए उसके वेलोसिटी चेक करना नहीं पड़ना इसमें। ठीक है। इसके बाद स्टोन रखने के बाद उसने स्टोन रखा, इसके बाद फिर वो नीचे भी तो हाथ लेके आएगा, उसका ना टाइम नहीं निकालोगे। यस सर, समझ क्या समझ गए? सर गलत है। हाँ, मतलब इसमें लफड़े वाले काम है, ये इसमें टांग नहीं फंसाना अपने को, समझ गए? हाँ, तो सीधे सीधे वाला काम करना है। चलो, 4E4 क्या था? पावर ऑफ ए पंप मोटर इज 2 किलोवाट। हाउ मच वाटर पर मिनट कैन इट रेज टू ए हाइट ऑफ 10 मीटर? An engine develops 10 kilowatt of power. How much time will it take to lift a mass of 200 kg through a height of 40 meter? एक काम करो, तुम्हारे पास ये शीट तो है ही ना? यस सर। हाँ, तो अब तुम एक काम करना, इसके सॉल्व एग्जाम्पल सॉल्व करना पहले। अब इसमें से जो 5 क्वेश्चन है, इनमें से 2 हमने कर लिए हैं, ये 3 तुम्हारे लिए होमवर्क हैं। ठीक है? ओके सर। लेकिन पहले सॉल्व एग्जाम्पल जरूर करना। ये मोटर पंप वाले क्वेश्चन जो है थोड़े डिफरेंट होते हैं। पावर ऑफ ए मोटर पंप इज 2 किलोवाट, इसका क्या मतलब होता है बोलो? पावर दे रखी है मोटर पंप की। हाँ, तो इसको ना थोड़ा सा तुम सॉल्व एग्जाम्पल में पढ़ना, फिर मैं इसको तुम्हें बताता हूँ कि ये क्वेश्चन ना थोड़े डिफरेंट तरह से होते हैं। ये मोटर वाले सवाल, जो मोटर होती है ना, वो एक साथ 2 काम करती है। मोटर एक साथ 2 काम करती है। ठीक है, ये थोड़ा ढंग के लेवल के क्वेश्चन हो जाते हैं। मोटर एक साथ 2 काम क्या करती है बताओ? पानी को सक करती है और ऊपर भेजती है। हाँ, यानी कि ये पानी की 2 एनर्जी चेंज करती है। बताओ क्या? सर पोटेंशियल को काइनेटिक। हाँ, ये जो है पानी की काइनेटिक एनर्जी भी चेंज करती है पानी में, और पोटेंशियल एनर्जी भी, जो इसमें मोटर जो होती है उसको स्पीड भी देती है। अच्छा, एक चीज़ और देखो, चल थोड़ा सा और टाइम दो जरा। अब मैं थोड़ा सा एडवांस लेवल वाली चीज़ें बता देता हूँ। जैसे काइनेटिक एनर्जी होती है ना, K = ½ mv²। अगर इसको हम अच्छा है, एक मिनट, स्क्रीन मैंने चेंज नहीं की तुम्हारे सामने वाली। अगर हम काइनेटिक एनर्जी को लेकर ½ mv² और काइनेटिक एनर्जी को डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो अगर जैसे ही हम काइनेटिक एनर्जी को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो राइट साइड में क्या मिलेगा बोलो? ½ m, ये तो कांस्टेंट है, d/dt ऑफ v²। तो कितना आएगा? v² का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2v, dv/dt भी आएगा इस पर। तो dk/dt = 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और इसको हम लिख सकते हैं m dv/dt इंटू v। और मुझे बताओ m dv/dt क्या, ये dv/dt क्या होता है? एक्सेलरेशन। और m क्या होगी? मास इंटू एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी भी किसके बराबर आती है? पावर। समझ में आया? रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी को भी हम क्या लिख सकते हैं? पावर के बराबर लिख सकते हैं। अरे कुछ तो बोलो यार, तुम लोग बोल ही नहीं रहे। ये समझ में आया कि नहीं? अच्छा, एक चीज और देखो कि वर्क और एनर्जी ना इक्विवेलेंट क्वांटिटी है। वर्क और एनर्जी इक्विवेलेंट क्वांटिटी है, ये समझ रहे हो कि नहीं? तो हमने पावर को कैसे डिफाइन किया था? रेट ऑफ डूइंग वर्क। पावर को डिफाइन किया रेट ऑफ डूइंग वर्क से। वेदांती यार, वर्क की डेफिनेशन क्या थी? अच्छा, पावर की डेफिनेशन बताओ वेदांती, क्या पढ़ी थी हमने? पावर इज इक्वल टू क्या होती है? पावर इक्वल्स टू रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट ऑफ डूइंग वर्क होता है ना। तो वर्क और एनर्जी इक्विवेलेंट क्वांटिटी है ना। वर्क और एनर्जी इक्विवेलेंट है, वर्क करते हैं तो देखो वर्क और एनर्जी
एनर्जी ही खर्च होती है वर्क करने में, या किसी पर वर्क किया तो हमने उसको एनर्जी दी, ये मतलब होता है। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क का मतलब यही होता है कि किस रेट से एनर्जी में चेंज हो रहा है। तो पावर निकालने का मतलब ये है कि आप रेट ऑफ डूइंग वर्क निकाल लो, या किस रेट से एनर्जी में चेंज हो रहा है ये निकाल लो। बात समझ पा रहे हो मेरी? Yes. तो जो मोटर होती है ना, वो दो तरह की एनर्जी चेंज करती है। अगर वो पानी को नीचे से ऊपर ले जा रही है एच हाइट पर, तो उसने एक तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज किया, एक चेंज तो किस में कर दिया, पोटेंशियल एनर्जी में, और दूसरा चेंज किस में किया, काइनेटिक एनर्जी में भी चेंज किया कि नहीं? Yes, sir. अच्छा, काइनेटिक एनर्जी में कैसे चेंज हो गया ये बताओ। काइनेटिक एनर्जी में चेंज कैसे हुआ भाई? पानी मान लो किसी टैंक में था, नीचे किसी टैंक में पानी भरा हुआ है। सर पहले वो चिल था, फिर वो मोशन में आ गया। यस, वेरी गुड। ये किसने बोला? देव, कौन बोल रहा है ये? किस? वेदांत। वेदांत, हाँ, इसने सही दिमाग लगाया। तो जैसे टैंक में पानी भरा होता है तो भाई उसकी स्पीड 0 होती है। मोटर उसको जैसे ही ऊपर उठाती है तो फिर वो किसी वेलोसिटी से ऊपर उठाती है ना उसको, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी भी आ जाती है। अब मोटर ने पानी को उठाया और ऊपर भेज दिया तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ गई। तो मोटर ने उसको दो तरह की एनर्जी दी कि नहीं? यस सर। एक तो काइनेटिक एनर्जी दे दी, और क्या दे दिया? पोटेंशियल एनर्जी। Potential। तो यहाँ पर जो टोटल एनर्जी उसको मिली वो एनर्जी मैंने लिखी हुई है, E = mgh + ½ mv²। समझ रहे हो इतना? क्वेश्चन कर लीजिए ना। अभी तुम किस में सॉल्व करोगे? सेक्शन ए के क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है? ओके सर। और नेक्स्ट क्लास में मैं कराऊंगा तुम्हें सिस्टम, वो सेंटर ऑफ मास। एक्चुअली वो मोटर वाली चीज़ अभी इसलिए नहीं बता रहा हूँ, मोटर वाली चीज़ ना फिर मैं बाकी जो जेई वाले हैं ना उनको बताऊंगा।